दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आज की इस जूम ट्रेनिंग में। आप सभी लीडर्स का जो 10:30 बजे अपना कीमती समय निकाल के हमें सुनने आते हैं, इसके लिए आपका मैं बहुत आभारी हूं और दिल से बहुत शुक्रगुजार हूं आप सभी लोगों का जो इतना प्यार और मान सम्मान देते हैं। तो दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज का आपका ये जो 40 मिनट का सेशन है इसमें आपको कुछ चीज़ें नई सीखने को मिले और आपको नेटवर्किंग बिजनेस के बारे में एक विज़न क्लियर हो सके कि एक्चुअली ये नेटवर्किंग बिजनेस क्या है। और एक्चुअली सारे लीडरों से मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आप फील्ड में काम करेंगे, जैसे कल ही मैं एक फील्ड में काम कर रहा था, एक बड़ी ही पढ़ी लिखी लेडीज से बात हो रही थी। तो जैसे ही मैंने उनको नेटवर्किंग बिजनेस के बारे में बताया कि हमारा बिजनेस है जो फ्री में स्टार्ट हो जाता है, वो अपना एक शॉप रन करती हैं और मैंने शुरू से देखा कि वो बिजनेस में है, अपना शॉप चलाती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये ना मुझे लोगों से बातें करना अच्छा नहीं लगता, मैं 10-20 लोगों को जानती हूँ और मुझे यकीन नहीं लगता कि इस बिज़नेस में इतना बड़ा कामयाबी होती है। और बहुत 2-4 लोग आए, मुझे डेमो बता के चले गए, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह की भी चीज़ें आती हैं सामने। तो हमारे जितने भी जो लीडर्स हैं, नेटवर्कर्स हैं, जो दिल से इस काम को आगे बढ़ाते हैं, तो जब ऐसे लोगों से मिलते हैं और उनको सही जानकारी नहीं होती, तो वहाँ पे डीमोटिवेट होते हैं, यार ये सचमुच ऐसा ही काम है और ये छोटे-मोटे लोगों का काम है, यहाँ पे बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होता है। तो ये ट्रेनिंग आपको मदद करेगी कि अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो, तो आज की ये ट्रेनिंग आपको मदद करेगी कि आप जो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर जो धारणाएं हैं वो क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से क्या चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो आपकी सोच बड़ी होगी, तो ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आज की इस नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग का जो हमने टॉपिक रखा कि जाने नेटवर्किंग बिजनेस का क्या भविष्य है, तो निश्चित रूप से इस ट्रेनिंग के बाद आपको पता चल जाएगा इसका फ्यूचर। और आप अगर थोड़ी सी भी सीरियस हैं, नेटवर्किंग का अध्ययन करते हैं, तो आपको भविष्य पता होगा कि यहाँ पे इसका फ्यूचर कितना सिक्योर है। अब इसमें हम 4 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला कि आप जानें नेटवर्किंग बिजनेस ज़िंदगी को कैसे बदलता है। दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे कि जानें नेटवर्किंग बिजनेस में किस तरह के लोग फेल हो जाते हैं। देखिए फेल से हम डरते हैं, लेकिन जो फेल है वो हमें सिखाता है कि हम अपने कार्य को या तो थोड़ी बहुत जानकारी के साथ काम किए या उतना एफर्ट या उसके अकॉर्डिंग हम एफर्ट नहीं लगा पाए, तो सो फेल हुए। तो फेल हर जगह होती है, हर जगह होती है। आप स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं तो क्या सारे पास ही हो जाते हैं? एग्ज़ाम में सारे बच्चे बैठते हैं तो क्या सारे पास हो जाते हैं? फेल होते हैं। लेकिन फेल वो लोग होते हैं जो या तो उसके सिस्टम को फॉलो नहीं किया, या उतनी मेहनत नहीं करी, या उसके मुताबिक वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। लेकिन वो फेल हमें ये सिखाता है, सबक देता है कि हमें नेक्स्ट आगे कैसे काम आगे करना है। तो वो जितने भी सफल इंसान हैं, वो बहुत बार फेल को देखने के बाद तब वो सफल हुए हैं। लेकिन जो असफल इंसान है पूरे ज़िंदगी भर यही सोचता रहता है कि उस वो कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। सो इसका उनका वो बहुत बड़ा भ्रम होता है। दोस्तों आज आप ये जान लीजिए कि अगर आपको किसी काम में मास्टर हासिल करना है, मास्टरी हासिल करना है, कामयाबी को लेना है, तो फेल को लव कर लो, उसे एक तरह से प्यार करना चाहिए कि अगर आप गिरते हो तो गिर के उठो, फिर आप चलो, फिर गिरते हो उठो फिर चलो। तो ऐसे करके आपको मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी और आप एक कामयाब हो जाएंगे। तो आइए हम आपको पहली बात आपको बताते हैं कि जाने नेटवर्किंग बिजनेस ज़िंदगी को कैसे बदलता है। तो आज हम आपके कुछ टॉपिक, कुछ तथ्यों से को लेके बात करेंगे और वो बात करेंगे कि हमारे पास मैं इस समय अध्ययन कर रहा हूँ बिजनेस स्कूल। तो सचमुच ये जो मेरे ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो एक स्कूल है, आपको जो सिखाता है कि नेटवर्किंग बिजनेस क्या है सही माने में। तो इस बिजनेस स्कूल की के जो लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, इन्होंने बड़ी शानदार चीज़ें बताई हैं जो मेरे दिल को छू गई और मैं चाहता था कि आप लोगों को भी शेयर करूं कि जिससे आपको भी क्लियर हो पाए कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी, थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, ये अमेरिका के रहने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस पार्टनर हैं इस समय। इनकी अपने ये भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे शुरू में, करीब 15 से 20 सालों
इसके बाद इनको नेटवर्किंग बिजनेस की पावर समझ में आई कि नहीं सचमुच क्या होता है। तो कहते हैं ना कि किसी की गलतियों से हमें सीख लेना बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा होता है, क्योंकि हम उतना टाइम न गंवा के हम कम समय में उसको इम्प्रूव करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्होंने गलती की, 20 साल तक इसके बारे में नेगेटिव थॉट रहा, लेकिन जब इसकी गहराइयों में उतर के इन्होंने देखा तो इन्होंने पाया कि जो नेटवर्किंग बिजनेस है वो 95% से निकल के 5% यानी बिजनेसमैन की कैटेगरी में आने वाला जो व्यवसाय है दोस्तों। तो मैं वहाँ पे डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन आप इतना समझना, ESBI वाला जो क्वाड्रेंट है, एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉई, इन्वेस्टर, ये जो है कि 3/4 रेशियो समझ लीजिए यहाँ पे इनका है। लेकिन जो 5% हैं वो बड़े व्यवसायी जैसे टाटा और आपका रिलायंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो आते हैं वो 5% में आते हैं। तो आप दोस्तों एक चीज़ आप जान लीजिए कि आप जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर हैं नेटवर्किंग में, वो इसी कैटेगरी का बिजनेस है। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आप किसी छोटे मोटे बिजनेस में नहीं है, आप एक बहुत बड़े बिजनेस के अंदर हैं। बशर्ते आपको अपनी सोच को बड़ी करनी होगी। तो आइए दोस्तों, आपकी सोच कैसे बड़ी होगी और ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे आपकी ज़िंदगी बदलता है, हम एक प्रमाण के साथ देखते हैं। और रॉबर्ट टी कियोसाकी की जो बुक है उसके अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से क्या क्या चीज़ें लोग हासिल कर पाते हैं। यहाँ तक कि जेट प्लेन है लोगों के पास, ये लगभग नहीं तो 75 से 80 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, जो ऑलरेडी क्या कहते हैं कि बड़े देशों में इसके बारे में, जैसे अमेरिका वगैरह है, तो ये अमेरिका में नंबर 1 है और चाइना में दूसरे स्थान पर नेटवर्किंग बिजनेस है। और इंडिया एक बिगेस्ट मार्केट है दोस्तों। तो आप इंडिया जैसे में 130 करोड़ जनता जहाँ रहती है, तो इसका एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। बस आप पॉजिटिव होकर के इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आइए हम देखते हैं कि पहली बात, इस बिजनेस में कौन से लोग कामयाब होंगे। दोस्तों मैं आपको क्लियर बता दूं, इस बिजनेस में वही बंदा कामयाब होगा जिनके सपने बड़े होंगे। आज हम सपनों की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं कि किस तरह के सपने आपके यहाँ पूरे हो सकते हैं और कितने तरह के लोग होते हैं सपने देखने वाले, और आपके लिए किस तरह के बंदे इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको क्लियर हो जाएगा कि कहीं आप ऐसे जगह अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं जहाँ उनके सपने ही ना हो और उनकी छोटी हो। तो छोटी सोच को बड़ा करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। इससे बेटर है कि बड़ी सोच के लोगों को अपने बिजनेस के साथ शामिल करना। तो आइए देखते हैं कि ये हमारे जो रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, इनके 2 डैडी हैं। एक तो अपने डैडी हैं जो सेल्फ एम्प्लॉई हैं, और एक अमीर डैडी हैं जो मुंह बोले पापा कहते हैं, लेकिन वो अमीर डैडी हैं। लेकिन उससे उन्होंने बहुत कुछ बिजनेस के जो खूबियों के बारे में सीखा है। तो ये कहते हैं कि कई लोगों के पास सपने नहीं होते। जब इन्होंने पूछा अपने अमीर डैडी से, तो अमीर डैडी से कहा कि कई लोगों के पास सपने नहीं होते। बिल्कुल सही है दोस्तों, जितने भी जॉब या वो छोटे मोटे वही दिनचर्या काम, उनके सपने ही नहीं होते हैं बड़े। तो इन्होंने पूछा क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया क्योंकि सपनों में पैसे खर्च होते हैं। तो हम डर जाते हैं एकदम से, भैया हमें BMW चाहिए सब, इसलिए हम डर जाते हैं, सोचते ही नहीं है भैया 70 लाख कहाँ से आएगा। हमें 5 करोड़ का विला या 10 करोड़ का फार्म हाउस बनाना है, सोच के डर जाते हैं। तो हम अपने सपनों की हत्या कर लेते हैं और अपने ज़िंदगी के साथ समझौता करके इस जीवन को ऐसे काटते चले जाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको कामयाब होना है दोस्तों, सपने को पहला आपको काम करना होगा, सपने को बुनना पड़ेगा। अगर सपने नहीं है तो बनाना पड़ेगा, और सपने छोटे हैं तो उसको बड़ा करना पड़ेगा। तभी आप इस बिजनेस को अच्छे तरीके से ड्राइव कर पाएंगे और कामयाब हो पाएंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है। अब सपने को फिर से जगाते हुए एक टॉपिक है, रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक है। इन्होंने क्या कहा कि मेरी पत्नी किम और मैं एक सभा में गए, यानी इन्होंने एक बिजनेस मीटिंग में गए जहां एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का अग्रणी लीडर अपने 17,000 वर्ग फुट पर बने महल, 8 कारों के गैरेज और उसमें खड़ी होने वाली 8 कारों, उसकी लिमोसिन और इसी तरह के दूसरे विलासिता के सामानों का प्रदर्शन कर रहा था। दोस्तों ये तो अमेरिका के नेटवर्कर की कहानी है, लेकिन इंडिया में
डॉक्टर सुरेखा भार्गव के पास भी 5 से 6 गाड़ियां हैं, मर्सिडीज भी है और करोड़ों का उनका मकान है। तो ये बिल्कुल सच बात है। घर और आलीशान वस्तुएं प्रभावित करने वाली थी, ये बात ध्यान देना, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको इसका निष्कर्ष निकलेगा। परंतु मुझ पर इससे भी ज़्यादा प्रभाव इस बात का पड़ा कि जिस घर में वह रहता था उस सड़क का नाम उस आदमी के नाम पर रखा गया था, ये सबसे बड़ी बात है। जब मैंने उससे पूछा कि उसने किस तरह सरकार को इस बात के लिए राजी किया, तो उसका जवाब था, यह आसान था, मैंने एक नए स्कूल और लाइब्रेरी बनाने के लिए दान दिया सरकार को। जब मैंने ऐसा किया तो सरकार ने मुझे इस बात की इजाज़त दे दी कि इस सड़क का नाम मेरे परिवार के नाम पर रखा जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस बिंदु पर मुझे यह एहसास हुआ कि उसका सपना मेरे सपने से बहुत ज़्यादा बड़ा था। मैंने कभी यह सपना नहीं देखा कि मेरे नाम पर किसी सड़क का नाम रखा जाए या मैं कभी स्कूल और लाइब्रेरी बनवाने के लिए दान दे सकूं, क्योंकि जिनका छोटा सपना होता है वो सिर्फ अपने बीवी बच्चे और घर रोटी रोजी चल गई बस इतना है। वो कभी नहीं सोचते कि मेरे नाम पे किसी शहर का नाम रखा जाए या किसी रोड या सड़क का नाम रखा जाए, मेरा नाम अमर, नाम के लिए नहीं मरते वो लोग। उस रात को उसके घर से लौटते समय मैंने महसूस किया कि मुझे अपने सपनों का आकार बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको भी अपने सपनों का आकार बढ़ाना चाहिए अगर आपके सपने छोटे हैं तो। अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में मैंने यह महत्वपूर्ण फायदा देखा कि वे सपनों के लिए काम करने के महत्व पर जोर देती हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब आओगे तो आपको अपने सपने को बड़ा करने के लिए कहा जाएगा और उन्हें पूरा करने में आपकी मदद करती हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। हम जिस आदमी के आलीशान घर को देखने गए थे वह केवल दिखावे के लिए अपने घर की नुमाइश नहीं कर रहा था। वह और उसकी पत्नी लोगों को अपनी जीवन शैली के बारे में इसलिए बता रहे थे ताकि दूसरे लोग अपने सपनों को जीने के लिए प्रेरित हो सकें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे किसी का बड़ा, जैसे हमारे सुरेखा मैम का आलीशान मकान, उस पे हेलीपैड बना हुआ है, कार है, ये मैटर नहीं करता दोस्तों। ये इसलिए बता रहे हैं कि आप भी अपने सपनों को जगा सके। दैट इज इम्पोर्टेंट। ये पॉइंट नोट करने की है। बात बड़े घर या कारों की या उसकी कीमत की नहीं है, बात तो अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देने की थी। कहने का मतलब कि जब आपको एक प्रेरणा मिलनी चाहिए, एक आपको पुश करने वाला, पुल करने वाला, आपको एक आपको जोश मिलना चाहिए, तो इससे आप प्रेरित होकर के अपने सपनों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और आइए दोस्तों, ये तो सपने की बात रही कि सपना किस तरह से आपको बड़ा करना है, लेकिन वहीं पर आज आप आपके सपनों की लोग हत्या कर देते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें कि आप सपने तो देखा, लेकिन कैसे उन सपनों की हत्या हो जाती है, इसके बारे में आप जानें। रिच डैड पुअर डैड में मैंने लिखा है, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक बुक है, रिच डैड एंड पुअर डैड। मेरे गरीब डैडी अक्सर कहते हैं, गरीब डैडी इनके अपने डैडी होते हैं, नौकरी करते हैं, साधारण, इतना अमीर नहीं हो पाते, तो हम इसे नहीं खरीद सकते। अगर उन्होंने पूछा भाई पैसे ही नहीं है, तो जो बंदा पैसे नहीं है तो क्या बोलेगा, भाई हम ये काम 70 लाख का BMW या आपका जो है कि करोड़ों का मकान हम नहीं ले सकते। मैंने यह भी लिखा है कि मेरे अमीर डैडी ने अपने पुत्र और मुझे इस तरह की बातें करने से मना किया था। अमीर डैडी ने क्या बताया, इसका उल्टा बताया कि भैया इस तरह की बातें नहीं कर। ठीक है, आज आपके पास पैसा नहीं है, क्या आप सोच भी नहीं सकते? सोचने पे टैक्स लगता है क्या कि भाई आप 5 करोड़ का बंगला लेंगे, ऐसा आपने बोल दिया तो क्या इस पर सरकार ने टैक्स लगा दी? क्या आप बहुत बड़ा अपराधी घोषित कर दिए जाएंगे? लेकिन दोस्तों, हम सोच भी नहीं सकते, ये सबसे बड़ी विडंबना है। आज आप झोपड़ी में रह रहे हो, महल में रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन क्या आप सोच तो सकते हो कि भैया हम एक दिन ऐसा होगा कि हम BMW, मर्सिडीज, जैगवार में घूमेंगे, हमारे पास भी 10 करोड़ का फार्म हाउस होगा, हम भी अपने मकान पे हेलीपैड बना देते, इसमें सोचने में क्या बुरी बात है? लेकिन जैसे ही आप ऐसे सोचेंगे, आपके अपने लोग ही कैंची लेकर वहीं पर आपको कच्च से आपसे सपनों को काट देंगे कि अरे हाँ तू ऐसा कर पाएगा। वहीं पे आप सपनों की हत्या हो जाती है, यानी आपका विकास वहीं पे डंप हो जाता है दोस्तों। तो इससे बहुत सावधान रहना है। इसके बजाय वे हमसे यह कहने की उम्मीद करते थे मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ, बल्कि इसके बजाय ये सोचो, अगर कोई अपना सपना शेयर करता है आप उसे बताओ ये कैसे संभव हो सकता है, न कि ये बताओ कि भैया ये तुम कर नहीं सकते, तो वो बात वही खत्म हो गई। हालांकि दोनों ही वाक्य साधारण है, परंतु मेरे अमीर डैडी की नज़र में दोनों में बहुत
बहुत बड़ा फ़र्क है और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। उनका कहना था खुद से पूछने से कि मैं इसे किस तरह से खरीद सकता हूँ, आपको बड़े सपने देखने की अनुमति मिल जाती है। अमीर डैडी यह भी कहते थे, ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपके सपनों की हत्या करना चाहते हैं। दोस्तों, तो आप भी सावधान हो जाओ, उनके नेगेटिव लोगों के आसपास मत रहो जो आपके सपनों की हत्या कर देते हैं। इससे बुरा कुछ भी नहीं है कि आपका कोई दोस्त या प्रियजन आपके सपनों की हत्या कर दे, क्योंकि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके अपने प्रियजन ही आपके सपनों की हत्या कर देंगे। ऐसे लोग हैं जो अनजाने में या जानबूझकर इस तरह की बातें करते हैं। आइए उनके कुछ वाक्यों को हम आपको बताते हैं। क्या बोलते हैं? तुम यह नहीं कर सकते, आपके सपनों की हत्या हो गई। यह बहुत जोखिम भरा है। क्या तुम्हें पता है कि कितने सारे लोग इसमें असफल हो जाते हैं? जैसे मैं एक लेडी से कल जो बात कर रहा था, वो इन्हीं वाक्यों का यूज़ कर रही थी, यहाँ कुछ भी नहीं होता, सारे लोग वैसे मैं देख रहा हूँ। उसके कहने का मतलब थी कि सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं, कुछ होता नहीं है। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, तुम्हारे दिमाग में इस तरह से के विचार कहाँ से आ जाते हैं? यानी ये बकवास है, तुम जो मुझे बात कर रहे हो, ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। अगर यह इतना बढ़िया विचार है तो इसके पहले किसी और ने ऐसा क्यों नहीं कर दिया? वो बताएंगे, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है दुनिया कहाँ है ना, वो मेढक की तरह है। अरे, मैंने सालों पहले ऐसा करके देखा है, मैं तुम्हें बता दूं कि यह कभी सफल नहीं होगा। इस तरीके की चीज़ें आपको मार्केट में मिलेगी जो आपके सपनों को का हत्या कर देंगे। दोस्तों, तो इससे आपको बचना है। मैंने यह देखा है कि जो लोग दूसरों के सपनों की हत्या करते हैं, वे वो लोग होते हैं जिन्होंने पहले अपने सपनों की हत्या कर दी होती है। तो आपके भी सपनों की वो हत्या करने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, तो सावधान हो जाओ आज की इस मीटिंग और ट्रेनिंग के बाद। सपने क्यों महत्वपूर्ण हैं? आइए इस पे हम निगाह डालें। मेरे अमीर डैडी ने सपनों के महत्व को इस तरह से समझाया था, अमीर होना और बड़े घर में रह पाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप लक्ष्य का पीछा करें, सीखें। बड़े घर को हासिल करने के लिए अपने व्यक्तिगत शक्ति को विकसित करने का प्रयास करें। बड़े घर को हासिल करने की प्रक्रिया में आपके साथ क्या होता है, यह महत्वपूर्ण है। जो लोग छोटे सपने देखते हैं, वे छोटे लोग की तरह ही जिंदगी बिताते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। तो जो लोग छोटे सपने देखते हैं, वे छोटे लोगों की तरह ही जिंदगी बिताते हैं। दोस्तों, ये जान लेना। जैसा मेरे अमीर डैडी कहा करते थे कि घर महत्वपूर्ण नहीं था। मेरी पत्नी किम और मैं दो बहुत बड़े घरों के मालिक रह चुके थे, और मैं मानता हूँ कि घर आकार या जमीन होना महत्वपूर्ण नहीं था, सपने का आकार महत्वपूर्ण था। जब मेरी मेरी पत्नी और मैं दिवालिया हो गए, तब हमने यह लक्ष्य बनाया कि जब हमारे पास 10 लाख डॉलर से ज़्यादा हो जाएंगे, तब ये हम एक बड़ा घर खरीद लेंगे। जब हमारे बिजनेस से हमें 10 लाख डॉलर से ज़्यादा की कमाई हुई, तो हमने अपना बड़ा घर खरीद लिया और फिर इसे जल्दी से ही बेच दिया। हमने इसे बेच दिया क्योंकि हम एक नए सपनों के घर हासिल करने के लिए आगे बढ़ गए थे। दूसरे शब्दों में, घर खरीदना और 10 लाख डॉलर कमाना हमारा सपना नहीं था। घर और पैसा तो इस बात के प्रतीक थे कि अब हम अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। आज हमारे पास एक बड़ा बड़ा एक बार फिर एक बड़ा घर है, और एक बार फिर हमारा घर उस सपने का प्रतीक है जिसे हमने हासिल कर लिया है। हमारा बड़ा घर हमारा सपना नहीं है, हमारा सपना तो खुद को उस प्रक्रिया से ले जाना है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। दोस्तों, आपका जो सपना है वो बड़ा घर हो, बड़े ऐसा नहीं है, वही जो है जो आपको अपने मंजिल तक ले जाएगा। अगर आपको अपने पास सपने ही नहीं होंगे तो आप सोचोगे नहीं और प्रयास नहीं करोगे, अपने मंजिल तक भी नहीं जा पाओगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको ये बातें ध्यान देनी है। और ये कहते हैं कि मेरे अमीर डैडी इसे इस तरह से कहा करते थे कि बड़े लोग बड़े सपने देखते हैं और छोटे लोग छोटे सपने देखते हैं। अगर आप अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने सपनों का आकार बदलने से शुरुआत करनी होगी, जो मैंने आपको बताया। जब मैं कंगाल हुआ और मैंने अपनी ज़्यादातर संपत्ति गंवा दी, तो मेरे अमीर डैडी ने कहा, इस अस्थायी आर्थिक झटके के कारण अपने सपने का आकार कम मत होने देना। तुम्हारे सपने की झलक ही तुम्हें ज़िंदगी के इस कठिन दौर से बाहर निकाल कर ले जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा, कंगाली अस्थायी होती है। दोस्तों, कंगाली हमेशा नहीं रहती। आज आपके पैसे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे जीवन बिना पैसे के रहोगे, जबकि गरीबी अस्थायी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने गरीबी को अपने दिमाग पे बैठा लिया कि मैं गरीब पैदा हुआ हूँ और गरीब रह के मरना ही है, तो वो गड़बड़ है, वो बड़ी खतरनाक स्थिति है। चाहे आप कंगाल हों, पर अमीर बनने के सपने देखने में आपका एक भी पैसा खर्च तो नहीं होता ना। आप सपने देखिए। कई गरीब लोग सिर्फ इसलिए गरीब हैं
क्योंकि उन्होंने सपने देखना छोड़ दिया है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊं कि अगर आपको अमीर होना है, धनी होना है, तो आप अमीरी ले आइए दिमाग में, सोच को बड़ी करिए और अपने सपनों को बड़ा करिए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये जो सपने हैं, अलग अलग किस्म के स्वप्नदर्शी होते हैं। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि अलग अलग तरह के सपने देखने वाले लोग होते हैं, उनकी पहचान करना आपको बहुत ज़रूरी है। स्वप्नदर्शी जो अतीत के सपने देखते हैं, दोस्तों ये वो लोग हैं कि जो अपने पीछी हुई अपने जो बीती हुई चीज़ के जो सपने अच्छा हुआ है लाइफ में, वही चीज़ सोच सोच करके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अमीर डैडी ने कहा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी महानतम उपलब्धियाँ अतीत में होती हैं। टीवी पर आने वाले सीरियल मैरिड विथ चिल्ड्रन का अल बंडी ऐसे व्यक्ति का एक बढ़िया उदाहरण है जिसके सपने अतीत में छूट गए हैं। जिन लोगों ने यह सीरियल नहीं देखा, उन्हें मैं बता दूं कि अलबंडी एक ऐसा आदमी है जो अपने हाई स्कूल के दिनों को याद करता है, जब वह एक फुटबॉल स्टार हुआ करता था और उसने एक महत्वपूर्ण खेल में 4 गोल किए थे। यह एक ऐसे आदमी का उदाहरण है जो अपने अतीत के सपनों को देखता है। मतलब ये तो हाई स्कूल में ही ये चीज़ें हो गई, लेकिन आज भी वो अपने उसी अतीत के सपनों में पड़ा हुआ है। भविष्य के सपने और वर्तमान के सपनों को हत्या कर दिया हुआ है। तो ऐसा भी इंसान है। लेकिन जो आदमी अतीत के सपने देखता है और वह ऐसा होता है, तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी होती है। दोस्तों ये बेकार है आदमी, क्योंकि वो हमेशा अतीत की बात करेगा, वो आपके मतलब का नहीं है। फिर से जिंदा होने के लिए उस आदमी को अपने भविष्य का सपना देखना पड़ेगा। अगर आप भी ऐसा अपने भविष्य के अतीत के सपनों में ही आप डूबे हुए होते हैं कि यार मेरा मकान था, ये था, सब हो गया क्या है, तो आप ठीक है। लेकिन आपको अगर बड़ा बनना है, तो आपको दोस्त अपने भविष्य का सपना देखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब दूसरे स्वप्नदर्शी ऐसे होते हैं कि स्वप्नदर्शी जो केवल छोटे सपने देखते हैं, कभी इनके बड़े ही नहीं होते। अमीर डैडी ने कहा था कि इस तरह के स्वप्नदर्शी केवल छोटे सपने देखते हैं क्योंकि वे विश्वास करना चाहते हैं कि वे उन्हें हासिल कर सकते हैं। समस्या यह है कि हालांकि वे जानते हैं कि वे उन्हें हासिल कर सकते हैं, परंतु दरअसल में वे उन्हें हासिल नहीं कर पाते। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, एक इंसान है, इसमें मैं बता देता हूँ कि उसे इनसे उन्होंने पूछा कि आपका सपना क्या है। उन्होंने कहा मेरा सपना है कि मैं अपनी बहन के घर जाऊं, जो वहां से $500 रुपये का खर्चा लगता, वहां से इतनी दूरी पे थी। और उसने कहा मेरा सपना है कि 14 साल से मैंने उसके घर गया नहीं और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मेरा सपना यह है। तो इन्होंने पूछा इसमें कितना खर्चा आएगा? $500, तो ये पैसा लो आज ही चले जाओ। उसने कहा वो तो बात सही है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। दोस्तों तो ऐसे भी स्वप्नदर्शी मिलेंगे, वो कभी भी $500 का ही सपना देखते रहेंगे, लेकिन वो कभी भी उनका सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा सोच रहे हैं और उनको ये यकीन है ये मैं पूरा कर लूँगा, तो भी वो काम नहीं कर पाते। आइए तीसरे तरह के स्वप्नदर्शी की बात करें, तो स्वप्नदर्शी जिन्होंने अपने सपने हासिल कर लिए हैं और नया सपना नहीं बनाया है। अब ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना हासिल तो कर लिया है, जैसे एक डॉक्टर हैं, वो उसी पेशे में हैं, कई सालों से हैं, कई वर्षों से हैं, उससे बोर हो चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने अपना नया सपना नहीं बनाया, अब उसी ज़िंदगी को बोर हो चुके हैं। दोस्तों तो ऐसे भी लोग खतरनाक होते हैं आपके लिए, आपको पहचानना पड़ेगा। अगर उनके पास भविष्य का सपना नहीं है, तो आपके नेटवर्किंग बिजनेस के लिए वो फिर सही साबित नहीं होंगे। और आगे अगर हम बात करें, चौथा स्वप्नदर्शी जो बड़े सपने तो देखते हैं, परंतु उन्हें हासिल करने की योजना नहीं बनाते, इसलिए अंत में वो कुछ हासिल नहीं कर पाते। अगर चौथे होते हैं जो बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उसके लिए प्लानिंग नहीं कर पाते, इस वजह से वो हासिल नहीं कर पाते। तो आपको देखना होगा कि जो बंदा बड़ी बात तो कर रहा है, लेकिन क्या उसके लिए वो प्लानिंग कर रहा है। अगला पांचवा है स्वप्नदर्शी जो बड़े सपने देखते हैं, उन सपनों को हासिल कर लेते हैं और फिर और बड़े सपने देखने लगते हैं। ये पांचवें किस्म के इंसान वो आपके लिए काम वाले होते हैं। दोस्तों तो ये बंदे कहाँ मिलेंगे, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये नेटवर्किंग बिजनेस के लोग होते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें से ज़्यादातर इस तरह के व्यक्ति बनना चाहेंगे। मैं जानता हूँ कि मैं तो ऐसा बनना चाहूँगा। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का अपना सर्वेक्षण कर रहा था, तो मेरे साथ एक बढ़िया चीज़ यह हुई कि मैं और अपने बड़े सपने देखने लगा। यह बिजनेस लोगों को बड़े सपने देखने के लिए और उन बड़े सपनों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि
कई परंपरागत कंपनियां यह नहीं चाहती कि उनके कर्मचारी निजी सपने देखें। आप किसी जगह नौकरी करते हो या कुछ करते हो, आपको बड़ा बनना नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा व्यवसाय है जहां पे हर लीडर आपको एक बड़ा सपना देखने के लिए ही नहीं बल्कि उसको पूरा कराने के लिए आपको हर संभव अपना बेस्ट प्रयास करता है दोस्तों। तो ये तरह से आपकी नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय है जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो आप जाने इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है दोस्त, आप सही जगह पर हो। तो इस तरह से इसका बेनिफिट उठाइए। आइए हम अगले टॉपिक पे ले चलते हैं कि कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों हो जाते हैं, कैसे लोग हैं जो नेटवर्किंग में फेल हो जाते हैं, जाने इस बात को। दोस्तों इसमें ऐसे लोग असफल हो जाते हैं जो अपनी भावनाओं पर कमांड नहीं कर पाते। कुछ सफल नेटवर्क्स भी होते हैं जो असफल क्यों होते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है, मैं आपको बता रहा हूँ। इतने वर्षों में मैं कई सफल नेटवर्क मार्केटर से मिला हूँ जिन्होंने अपने बिजनेस से ढेर सारी दौलत तो कमाई। मैं कुछ ऐसे भी नेटवर्क मार्केटर्स से मिला हूँ जिन्होंने एक बड़ा बिजनेस बनाया और फिर सब कुछ गंवा दिया। क्यों? एक बार फिर इसका जवाब आपको भावनात्मक बुद्धि में मिलेगा, क्योंकि वो अपनी भावनात्मक बुद्धि पर कमांड नहीं कर पाते। अगर उन्होंने पैसा कमाया और किसी ने बोल दिया कि आओ ये इस कंपनी में और अच्छा पैसा है, अच्छा प्लान है, तुरंत इसको छोड़ के वहाँ भाग जाते हैं। इस तरह से यहाँ की बनी बनाई प्रॉपर्टी सारी चीज़ें फिर उनको वहाँ जमाने में ज़्यादा टाइम लगता है। कहने का मतलब वो अपने भावनात्मक बुद्धि के ऊपर कमांड नहीं कर पाते, इसीलिए बहुत सारे जो नेटवर्कर हैं वो फेल हो जाते हैं और कामयाब होने के बाद भी वो उतना बड़ा कामयाबी नहीं ले पाते, क्योंकि वो अपनी भावना पर कमांड नहीं कर पाते दोस्तों। तो इसलिए अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको अपनी भावना पे कमांड रखना पड़ेगा। आपको स्थिर माइंड से होकर के एक जगह अंगद की तरह पैर जमा करके आपको काम करते रहना पड़ेगा। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अपनी भावना पे आपको कमांड रख करके आपको कभी उतार भी, कभी मान लीजिए आपका चेक 50,000 आया और कभी आपका चेक 5,000 भी आया, तो आपको उस समय अपनी भावनात्मक बुद्धि पर कमांड रखना पड़ेगा, तभी आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो पाओगे। अगर आपका चेक 50,000 आया, 60,000 आया तो आप खुश हो रहे हो, बढ़िया हो रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो, लेकिन आपका चेक 5,000 आ गया तो आप बहुत बेकार हो गया और आप सोचे कि चलो यार इस कंपनी से नहीं छोड़ के उस कंपनी में चले जाएं, तो दोस्तों कहीं भी कामयाब नहीं हो पाओगे। इस तरह के लोग हर जगह फेल हो जाते हैं। तो ये भावनात्मक जो आपकी बुद्धि है, मैं डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम कम है, ये बहुत बड़ा विषय है कि अपनी जो भावनात्मक बुद्धि है उस पर आपको कमांड रखना पड़ेगा। और तीसरी बात है कि अब हम कामयाबी के लिए क्या करें, ये मैं आपको बताऊं कि आपको कामयाबी के लिए क्या करना है। आपको यही करना है, आपका अपना जो आईक्यू है, जो भावनात्मक आईक्यू है, उसको सुधारना है। यानी आप जो जल्दी से अपने भावनाओं में बह जाते हैं उस पर कमांड करना होगा, और आपको अपनी भावनाओं पे कमांड करके आपको जो चीज़ें, जो गुस्सा है, जो तुनुक मिजाज है, जो सारी चीज़ें हैं उस पर आपको कमांड करना पड़ेगा, नहीं तो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही खतरा बन जाएगा दोस्तों। जैसे आपके जो भावनात्मक है, जैसे आपने आपसे ये सवाल पूछे, मेरी भावनाएं किस तरह मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर रही हैं, क्या मेरी भावनाओं के कारण मेरे व्यक्तित्व में कमियां हैं, जैसे अधिक संकोच, रिजेक्शन का डर, सुरक्षा की आवश्यकता, धैर्य की कमी, बहुत चिड़चिड़ा होना, कोई बुरी लत, भावावेश में काम करना, बहुत गुस्सा होना, बहुत धीमे धीमे बदलना, आलस करना, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों। क्या इस तरह के भावनात्मक चीज़ों में आप लिप्त हो चुके हो? कई बार ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई बंदा मना कर दिया, आपका नियर डियर कि भैया मैं बिजनेस नहीं कर सकता, और आप उससे भिड़ गए, उससे रिश्ता तोड़ लिए। क्या आप ऐसे तुनुक मिजाज के बंदे हो चुके हैं? तो दोस्तों, क्या आपको रिजेक्शन का डर लगता है कि अरे यार मैंने किसी को प्लान दिखाया, अगर वो बंदा मुझे मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा? दोस्तों आज मैं आपको इस मंच से बताना चाहूँगा, अगर 100% में 98% आप रिजेक्ट किए जा रहे हो तो यू आर ट्रू लीडर। 2% भी बंदे अगर आपको यस बोलते हैं तो यू आर ट्रू लीडर। ये मैंने किसी बुक में पढ़ा था। तो आप कामयाब होने के लिए बने हो, कामयाब बनने के लिए पैदा हुए हो, और रिजेक्शन आपके कामयाबी को कभी नहीं रोक सकता।
बशर्ते कि आप ना रुके, लगातार चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। इस दुनिया में मैं एक बुक पढ़ रहा था कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा लीडर जिसको कि 98% लोगों ने रिजेक्ट किया, फिर भी वो अपने टॉप चरम सीमा पे था। और अगर हम बड़ी बात ना करें तो आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, नाम सारे लोग जानते हैं। क्या सारे लोग उनको लाइक करते हैं? बहुत सारे लोग उनको रिजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कामयाब हैं। तो उसी तरह से एक जो लीडर है वो बहुत बार रिजेक्ट होता है, लेकिन वो रिजेक्शन से भावनात्मक जो उसकी है उस पर उसका अपना काबू होता है, संभाव से रूप से रहता है और आगे चलता रहता है दोस्तों। तो कामयाबी का यही राज है। लास्ट बट नॉट लिस्ट 2 मिनट में बताऊंगा, जो जैसा चौथा पॉइंट था मेरा कि जाने नेटवर्किंग बिजनेस में सिस्टम का क्या महत्व है। दोस्तों जैसे मैं एक चीज बताऊं, एक लोहे की कील आप ऊंचाई पे छोड़ो, छोटी सी सुई नीचे गिर जाती है, लेकिन इतना बड़ा लोहे का जहाज आसमान में उड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ सिस्टम काम करता है। एक लोहे की कील पानी में डालो, नीचे डूब जाएगी, और बहुत बड़ी जहाज जो आपके गांव को उस पर लाद दो तो भी वो नहीं डूबती। क्यों? वो सिस्टम काम करता है। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में जो सिस्टम है 1 2 का 4, एक बड़ा सेमिनार, 2 ट्रेनिंग और 4 मीटिंग्स, होम मीटिंग अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, इस तरह की ट्रेनिंग्स में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो सिस्टम है आपको कामयाब बना देगा और आपके अपने सपनों को पूरा करने में 100% मदद करेगा। तो दोस्तों आप स्मार्ट बने, सिस्टम में प्लग रहें, अपने टीम को सिस्टम में प्लग करा के रखें, निश्चित रूप से कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। दिस इज़ माई प्रॉमिस। तो आप लोग दोस्तों एक अच्छे ऑडियंस थे, आप मुझे सुने, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे संडे में 10:30 बजे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और दोस्त आप जो है अब आपका जो कंपनी है वो बिल्कुल ऊंचाइयों पे जाने वाली है, नंबर 1 बनने वाली है दोस्तों। आप उसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाएं, डेमो दिखाएं और आगे बढ़े, और अपने झंडे को इंडिया में लहराएं और इंडिया से बाहर लहराएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।